हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पाठशाला सरजी। तो जैसे कि हम लोग 10th के एसएसटी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे के क्वेश्चंस बिना टाइम वेस्ट किए। तो हमारा शॉर्ट आंसर है, व्हाट इज द बेस ऑफ कंसिडरिंग बैंक डिपॉजिट एज अ मनी। तो देखो क्या बैंक डिपॉजिट एज अ मनी क्या होता है। ठीक है, देखो आप लोग अभी ऐसा है क्या हर जगह कैश पे पेमेंट करते हो? नहीं, राइट। और अच्छा मेरे को बताओ, कैश की वैल्यू ही क्यों होती है? मतलब एक पेपर का टुकड़ा को आप कैश कैसे समझ सकते हो, उसको वैल्यू क्यों दे रहे हो? ठीक है, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट उसको वैल्यू प्रोवाइड की है। ठीक, अगर कल के टाइम पे गवर्नमेंट बोलेगी ये नोट कुछ वैल्यू नहीं करता, जो 500 का नोट है कुछ वैल्यू नहीं करता, तो क्या करोगे आप? उसको कुछ बोल सकते हो कि ये पैसा है, इसकी वैल्यू है? नहीं। ठीक है, उसकी वैल्यू उसी टाइम खत्म हो जाएगी, राइट। तो क्यों वैल्यू है पैसे की? क्योंकि गवर्नमेंट ने उसको वैल्यू प्रोवाइड की है। अब देखो क्या पूछा है इसमें, बैंक डिपॉजिट एज अ मनी पूछा है ना। तो देखो बैंक डिपॉजिट एज अ मनी क्या होता है। वी कैन डू ट्रांजेक्शन थ्रू चेक और डेबिट कार्ड, राइट। हम लोग चेक के थ्रू और डेबिट कार्ड के थ्रू ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। आपको किसी को भी पेमेंट करना है, पैसा देना है, आप दे सकते हो इजीली। आपके पास उसी टाइम कैश होना जरूरी नहीं है। ठीक है, अमाउंट जस्ट ट्रांसफर हो जाता है एक सामने वाले के बैंक में। इट इज प्राइस इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट, यही मैं बताई आपको कि गवर्नमेंट ने उस पैसे की वैल्यू फिक्स की हुई है। ठीक है, इसीलिए हमारे लिए वो वैल्यूबल है। अगर गवर्नमेंट कल बोल देगी कि ये 100 रुपीज का नोट है, ये नहीं चलेगा, तो हम लोग कुछ कर सकते हैं? नहीं, फिर वो नोट नहीं रह गया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट इट कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है, अगर गवर्नमेंट अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से या कंट्री के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसकी वैल्यू कम या ज़्यादा कर सकती है। अमाउंट डिपॉजिटेड इन द बैंक इज द बेस्ट मीन्स ऑफ कैशलेस ट्रांजेक्शन, राइट। आप लोग भी जानते हो, जो बैंक में पैसा जमा रहता है या हम लोग डालते हैं बैंक में, डिपॉजिट करते हैं, वो एक क्या है, बेस्ट वे है कैशलेस ट्रांजेक्शन का। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, सारे लोग फोन पे यूज करते हैं। जो भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं, पेमेंट क्या हम लोग कैश लेके करते हैं? क्या नहीं, मोस्टली मतलब आप देखोगे तो बंद ही हो गया है समझो। बहुत कम लोग यूज करते हैं कैश का, ज्यादा क्या करते हैं, फोन से पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कैशलेस ट्रांजेक्शन हुआ। ऑन द बेसिस ऑफ डिपॉजिट अमाउंट इन द बैंक वी गेट द लोन। अब देखो जितना बैंक में जैसे पैसा जमा हुआ है ना, अगर किसी को लोन चाहिए तो वो बैंक में जाके लोन ले सकता है, प्रोवाइड कर सकता है। ये किसके लिए बेनिफिट है? गवर्नमेंट के लिए भी है। लोग क्या करते थे पहले पहले क्या करते थे लोग, पैसा घर पे रखते थे, ठीक है, जमा करके। उसका ना कुछ यूज कर रहे हैं, ना कुछ खरीद रहे हैं, ना कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, बस क्या करते थे, हाँ ये मेरा पैसा है करके घर पे रखे रहते थे। ठीक, तो ये वो क्या यूजफुल है ना, वो उनके लिए अपने खुद के लिए यूज कर पा रहे हैं ना कंट्री के लिए। अब पैसा कहाँ रहता है, बैंक में रहता है। बैंक उसका जो चाहे कर सकती है, कहीं इन्वेस्ट कर सकती है थोड़े टाइम के लिए। फिर जब आपको चाहिए तो दूसरे लोगों का पैसा जमा रहता है, वो आपको दे सकती है ना। तो इससे क्या हो रहा है, पैसा का ट्रांजेक्शन चल रहा है, यूज तो हो रहा है एटलीस्ट कहीं पे, है ना। तो ये होता है। और क्या लिखा है, लास्ट पॉइंट है आपका, वी गिव चेक टू एनी शॉपकीपर, ये एज अ एग्जांपल समझो। ठीक है, कि अगर हम लोग किसी शॉपकीपर को चेक दे रहे हैं, ठीक, तो उसके चेक के बदले हम क्या कर सकते हैं, जो हमको सामान चाहिए वो हम लेके जा सकते हैं। और जब वो शॉपकीपर वो चेक डिपॉजिट कर देगा बैंक में, तब क्या हो जाएगा, उसके पास पैसे आ जाएंगे। तो हमारे पास पैसा अवेलेबल नहीं था, हमारे बैंक अकाउंट में अवेलेबल था, उस तो भी हमको सामान मिल गया, जो हमको चाहिए था हम ले सकते हैं, राइट। तो इसका मतलब यही होता है। एज अ एग्जाम्पल आप एक पॉइंट लिख देना और बाकी के ये सारे पॉइंट। ठीक है, और आपका एग्जाम बहुत पास है, आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और पॉइंट वाइज आंसर लिखने का ट्राई कीजिएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। अभी अपन शॉर्ट आंसर ही कर रहे हैं, ठीक, अभी लॉन्ग आएगा। हाउ इज अ सेंसस फिगर डाटा इम्पोर्टेंट फॉर अस। देखो सेंसस फिगर क्या होता है, जो लोगों की काउंटिंग होती है, जनगणना बोलते हैं जिसको, है ना। हर कितने कितने टाइम के गैप में होता है, आफ्टर 10 ईयर्स, राइट। अगर एक बार होता है 2011 में हुआ है, तो कब होगा, 2021 में, जो कि होना था, किसके कारण नहीं हो पाया, कोविड के कारण। ठीक है, तो अभी होगा वो, अभी चल ही रहा है, आप लोग सुने भी होगा, सुने भी होंगे। देखो सेंसस इज इम्पोर्टेंट, सेंसस इज इम्पोर्टेंट बाय, क्यों होता है बताओ। अच्छा गवर्नमेंट काउंटिंग करके क्या करती है, वो कंट्री में कितने पीपल से काउंट करके करेगी क्या, मेरे को बताओ। क्या क्या उनको कुछ तो काम आता होगा ना, तभी तो काउंट कर रही है। क्या करती है, देखो अगर किसी एक पर्टिकुलर एरिया में ज्यादा चिल्ड्रंस हैं, ठीक है, बच्चों की संख्या ज्यादा है,
तो गवर्नमेंट क्या सोचती है वहाँ के लिए कि स्कूल ओपन किया जाए, है ना, क्योंकि वहाँ ज़्यादा किसका नीड है, स्कूल का। अगर किसी एक पर्टिकुलर एरिया में ओल्ड पीपल्स ज़्यादा हैं, ठीक है, एजेड लोग ज़्यादा रहते हैं, तो वहाँ क्या चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, हेल्थ फैसिलिटी। अगर किसी एरिया में नॉर्मल एडल्ट लोग ज़्यादा हैं, तो वहाँ क्या रिक्वायरमेंट होगी, जॉब की, है ना, वहाँ क्या ओपन करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ ऑफिसेस वगैरह, इंडस्ट्रीज वगैरह, ताकि लोग वहाँ पे काम कर सके और लोगों पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके। तो सेंसस के हेल्प से ही गवर्नमेंट क्या करती है, लोगों के लिए जॉब की पोस्टिंग्स वगैरह निकालती है। ठीक, आई होप आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। देखो ये वही सब लिखा हुआ है जो मैं आपको बताई हूँ, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और सिटी, सबका नंबर्स गवर्नमेंट को पता चलता है कि कहाँ कितने लोग रहते हैं। आप देखो यहाँ से तो एग्जाम्पल है जो मैं आप लोग को बताई कि उसी के बेसिस में क्या कर रही है, हॉस्पिटल्स वगैरह ओपन कर रही है, स्कूल ओपन कर रही है। ठीक है, जो आप लोग रीड भी कर सकते हो, बाकी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। वाई डिड अमेरिका वांटेड टू एंड द कॉलोनियलिज्म। देखो अमेरिका क्यों इसको खत्म करना चाहता था, कॉलोनियलिज्म को क्यों खत्म करना चाहता था, क्या लाना चाहता था वो, नेशनलिज्म। वाई, क्योंकि अमेरिका क्या करना चाहता था, ट्रेड, कौन से लेवल में, ग्लोबलाइजेशन लेवल या वर्ल्ड ट्रेड करना चाहता था, वो पूरे वर्ल्ड में व्यापार करना चाहता था। उसको पता था कि इससे इकोनॉमिक तेजी से ग्रोथ करेगी, इंक्रीज होगी इकोनॉमी और सबका वेलफेयर होगा। और ये कब पॉसिबल था, जब लोग अपना नेशन खुद कंट्रोल करें। ठीक है, अगर किसी दूसरे कंट्रोल कर रहे हैं कोई भी नेशन को, तब तक वो ऐसा नहीं कर सकता, वर्ल्ड ट्रेड नहीं हो पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। ओके, इसीलिए अमेरिका क्या चाहता था, कॉलोनिज्म को हटाना, खत्म करना चाहता था। देखो क्या लिखा है, सोवियत रशिया वाज सपोर्टिंग कॉलोनिज्म बट अमेरिका वाज अ फेवर ऑफ एंडिंग। ठीक है, सोवियत नेशन थी वो फेवर इसके सपोर्टिव में थी कॉलोनिज्म के, लेकिन अमेरिका क्या चाहता था, उसको खत्म करना चाहता था। वो कभी नहीं चाहता था कि ऐसे कॉलोनिज्म में रहे, वो चाहता था सब फ्रीडम में रहे ताकि वो अच्छे से अपना ट्रेड कर सके। राइट, देखो और क्या लिखा है, एट द सेम टाइम द अमेरिका वांटेड दैट रूल शुड बी इन द हैंड्स ऑफ हाई एंड रिच पीपल्स, है ना। अब देखो सारा चीज तो गवर्नमेंट हैंडल नहीं करेगी ना, उसमें अगर सब फ्रीडम है तो फ्रीडम में क्या आ जाता है, आप अपनी प्रॉपर्टी आपके नाम होगी, आप जो भी इंडस्ट्री चलाना चाहते हो वो भी चला सकते हो। तो कौन चलाएगा ये सब, हाई एंड रिच पीपल्स चलाएंगे, और फिर वो क्या करेंगे, ट्रेड वगैरह करेंगे। ठीक है, अमेरिका वांटेड टू फॉर्म द मिलिट्री बेस ऑल ओवर द वर्ल्ड विच विल बी हेल्पफुल एट द टाइम ऑफ वॉर। अब देखो सारे कंट्री की खुद की मिलिट्री आर्मी होगी, तो कभी वॉर हुआ तो सब स्ट्रांग रहेंगे ना, अपने अपने लिए तो लड़ ही सकते हैं। ओके, तो यही है, इसलिए अमेरिका चाहता था कि कॉलोनियल सिस्टम एंड हो और सब फ्रीडम पाए। ये आप लोग रीड कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। देखो फॉरेन ट्रेड क्या होता है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है। ठीक है, फॉरेन ट्रेड मतलब आप लोग समझते ही हो, जो हम लोग वर्ल्ड लेवल में या ग्लोबलाइजेशन लेवल में करते हैं। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया भी था, उसमें क्या था बताइए। देखो लोग एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जो भी ट्रेड कर रहे हैं, सामान गुड्स एक्सचेंज कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो क्या हुआ, वर्ल्ड ट्रेड हुआ। राइट, बट आप ऐसा समझो कि अगर एक दूसरी कंट्री है वो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहती है पैसा, किस चीज के लिए, अपना बिजनेस ओपन करने के लिए। ठीक है, कोई इंडस्ट्री लगाना चाहती है, कहीं पे माइनिंग करना चाहती है, उसके लिए इन्वेस्ट करना चाहती है, तो वो क्या हो गया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि वहाँ इन्वेस्टमेंट फंडिंग कहाँ से आई, बाहर से आई है। ओके, देखो वही लिखा है, अगर फॉरेन ट्रेड है तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रहा है गुड्स का, गुड्स मंगवाया और भेजा जा रहा है ना। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट में क्या हो रहा है, व्हेन एनी फॉरेन कंपनी गोज टू अदर कंट्री एंड यूजिंग देयर लेबर रॉ मटेरियल प्रोड्यूसेस समथिंग इज कॉल्ड द फॉरेन इन्वेस्टमेंट। देखो अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं, सपोज अगर यहाँ इंडस्ट्री लगा दी, इंडिया में कोई कंपनी आई फॉरेनर और यहाँ पे इंडस्ट्री लगा दी, तो क्या वो चलने लगेगी, नहीं, यहाँ की उनको लेबर का जरूरत होगा, यहाँ वो रॉ मटेरियल भी यहीं का यूज करेगी। ऑब्वियस सी बात है, उसको यहाँ रॉ मटेरियल मिल रहा था तभी तो उन्होंने यहाँ इन्वेस्ट किया, वरना वो किसी और कंट्री में भी कर सकते थे, अपने कंट्री में भी कर सकते थे। लेकिन यहाँ रॉ मटेरियल अवेलेबल था, यहाँ मार्केट अवेलेबल था, यहाँ पे लेबर अवेलेबल थे, तभी उन्होंने क्या किया, इन्वेस्ट किया। ठीक है, तो वो इन्वेस्टमेंट का पैसा फॉरेन से आया, इसलिए बोलते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट। राइट, चलो नेक्स्ट देखते हैं। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन टाइप एंड पैटर्न ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट। देखो ये जो टाइप और पैटर्न्स है वो क्या होता है,
आप लोग नॉर्मल भी समझो। देखो टाइप्स क्या होते हैं, जैसे विलेज विलेज एरिया हो गया और सिटीज एरिया हो गया, अर्बन और रूरल में समझ सकते हैं। ठीक है, विलेज एरिया में क्या होता है, लोगों के घर बड़े बड़े होते हैं, स्पेस ज्यादा होते हैं, एग्रीकल्चर लैंड होता है। सिटीज में क्या होते हैं, बहुत घर एक दूसरे से अटैच्ड रहते हैं, ठीक है, एकदम एक के बाद एक घर रहते हैं, भीड़ ज्यादा रहता है, पॉपुलेशन ज्यादा रहता है, ठीक, पॉल्यूशन ज्यादा रहता है, ठीक है, ऑफिसेस इंडस्ट्रीज वगैरह होती हैं। तो ये क्या हो गया एज अ टाइप में। और पैटर्न में आप लोग क्या समझ सकते हो, एक क्या होता है लीनियर और एक क्या होता है सर्कुलर। ठीक है, देखो एक लीनियर होता है, एक सर्कुलर पैटर्न होता है। ठीक, इसमें क्या होता है, लीनियर में क्या होता है, जैसे आप लोग सपोज ये रेलवे लाइन है या हाईवे है, इसके साइड साइड्स में जो घर होते हैं लाइन से, ठीक है, वो क्या होता है लीनियर। ठीक, और सर्कुलर में क्या होता है, जो ऐसे बेस पे रहे, सर्कुलर फॉर्म में रहे, कौन रहता है, ऐसे ट्राइबल्स वगैरह रहते हैं। ठीक, या तो वेदर के अकॉर्डिंग रहते हैं, कोई रिवर वगैरह के साइड साइड में रह रहे हैं, तो वो क्या होता है सर्कुलर फॉर्म में वो शिफ्टेड है। ओके, और लीनियर में क्या, कोई ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कोई रेलवे लाइन हो गया, कोई एयरवे वगैरह, सॉरी एयरवे तो नहीं आएगा, कोई ट्रांसपोर्टेशन हो गया, रेलवे लाइन हो गया, राइट, या रिवर्स वगैरह के साइड में रहते हैं, वो भी लाइन से रह सकते हैं। ठीक है, और देखो ट्राइबल्स वगैरह जो मोस्टली माउंटेन एरियाज में रहते हैं ना, उन लोग ऐसे सर्कुलर फॉर्म में रहते हैं, राइट। तो देखो इसका मतलब ये होता है, आप लोग समझ ही चुके होंगे। अब देखो क्या लिखा है, आप लोग रीड भी कर सकते हो। नेचुरल कंडीशन, सॉरी यहाँ से पढ़ती हूँ ना, द टाइप्स ऑफ सेटलमेंट आर डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल सोशल कल्चरल फैक्टर, यही हमने पढ़ा, जो जो उनके नीड्स के अकॉर्डिंग रहते हैं। जैसे विलेजेस में अलग रहता है शेप्स घरों का, और सिटीज में अलग रहता है। टाइप ऑफ सेटलमेंट आर डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन हाउसेस, while the pattern is determined by the shape containing utensils from houses। देखो टाइप्स और सेटलमेंट, जो यहाँ टाइप्स और पैटर्न, सॉरी ना, उसमें क्या है अलग अलग क्यों है, टाइप्स में कैसा रहता है और पैटर्न में कैसा रहता है। एक में डिस्टेंस डिस्टेंस में होम्स रहेंगे, एक में पूरा कंटिन्यू फॉर्म में रहते हैं। ठीक, तो जैसे मैंने बताया वही है इसमें। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। कैन यू फाइंड आउट द पर कैपिटल इनकम ऑफ योर फैमिली। ओके, देखो पर कैपिटल इनकम कैसे निकालते हैं, देखो यहाँ पे निकाल के भी बताया गया है कैसे है। सपोज करो कि एक फैमिली में 5 मेंबर्स हैं, ठीक है, और देखो फादर और मदर दोनों का इनकम है, वो लोग इनका अर्न कर रहे हैं कितना कितना 25 और 25,000 एंड 20,000। तो दोनों को प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा, ये दोनों ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, आपका 45,000 आ रहा है। मतलब एक फैमिली है जहाँ 5 मेंबर्स रहते हैं और उनकी अर्निंग क्या है पर मंथ 45,000, राइट। अब उसमें कौन कौन अर्न कर रहा है, तो फादर एंड मदर अर्न कर रहे हैं, चिल्ड्रंस होंगे, कुछ उनके ग्रैंड पेरेंट्स होंगे। ठीक, देखते हैं यहाँ देखो लिखा है पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स और उनकी सिस्टर्स, ये लोग रहते हैं, एक इस पे डिपेंडेंट है, वही फैमिली मेंबर में जो अर्न कर रहे हैं, राइट। तो देखो टोटल कितने हैं 5 है। अब देखो क्या है फॉर्मूला, क्या है इसका, ये होता है फॉर्मूला मंथली इनकम और नंबर ऑफ मेंबर्स। तो मंथली इनकम था 45 और 5 मेंबर्स थे, इसको कट करेंगे, 5 1 5 और 5 9 जा और बाकी के 0, तो क्या आ गया पर कैपिटल इनकम 9,000। आप ऐसा कुछ भी सपोज करके ले सकते हो। सपोज 50,000 थी अर्निंग एक फैमिली की, और कितने मेंबर्स थे 5 मेंबर्स थे सपोज, ठीक है। और तो क्या होगा, इसको आप कट कर सकते हो, ये क्या है मेंबर्स, ये कौन है मेंबर, है ना, और ये क्या है इनकम मंथली, है ना। कितना आएगा बताओ, 10,000 आएगा, 10,000 आ गया, यहाँ 9,000 आया, यहाँ 10,000 आ गया, है ना। तो ऐसे निकालेंगे पर कैपिटल। आप लोग ऐसे सपोज एग्जाम्पल लेके एग्जाम में अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो, जिससे आपका मार्क्स अच्छा आएगा। देखो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। What do you mean by economic development? What are the index by which we can measure the economic development? देखो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, क्या क्या चीजें जरूरत हैं, वो सब देखते हैं। पॉइंट्स क्या है, पर कैपिटल इनकम, ठीक, जो अभी हमने निकाला, जितना वो इंक्रीज होगा ये अच्छी बात है ना, पर कैपिटल इनकम इंक्रीज रहे व्हेन वी डिवाइड द टोटल इनकम ऑफ एनी कंट्री बाय टोटल पॉपुलेशन। देखो एक कंट्री का अगर आप करोड़ों में पैसा गिनते हो और उसमें कितने लोग हैं, तो वो डिवाइड करके देखा जाता है पर कैपिटल कितना है।
अच्छा देखो, अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में सॉल्व करके निकाला 50,000 का 10,000 आ रहा था पर मेंबर, ठीक। तो वो क्या है, एक लोग के अकॉर्डिंग है, एक लोग के ऊपर कितना खर्च है या कितना पैसा है, 10,000, ठीक है। अब ऐसे नहीं कि एक फैमिली 50,000 तो ज्यादा लग रहा है, नहीं, वो टूट रहा है तो कितने में आ जा रहा है, 10,000 में आ जा रहा है। अब देखो वही चीज लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम विल बी हाई इफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज हाई, सो वी फाइंड आउट नेशनल इनकम एंड डिटरमाइन द इकोनॉमिकली हाईली डेवलपमेंट कंट्री। अब ये नेशनल के बेस में होगा, ठीक, और ये कंट्री के बेस में होगा। चाइल्ड डेथ रेट, चाइल्ड इज जनरली कैलकुलेटेड ऑफ एनी एरिया by number of children dying before the age of 1 year. Death rate is calculated number of children dying per year as per 1,000 चिल्ड्रन। देखो किसके ऊपर कैलकुलेट करते हैं, 1,000 चिल्ड्रंस के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है कि 1,000 चिल्ड्रंस है तो उसमें से कितने लोग की डेथ हो जा रही है, किससे, लेस देन 1 ईयर लिखा है, मतलब 1 साल के पहले ही उनकी डेथ हो जा रही है, तो ऐसा कितना डेथ रेट है, ठीक। वहाँ की मतलब हेल्थ फैसिलिटी में कुछ प्रॉब्लम है या वहाँ हो क्या रहा है, क्यों बच्चे 1 साल के पहले ही खत्म हो जा रहे हैं, ठीक, ये होता है। लिटरेसी रेट, literacy rate is the ratio of literate people more than 7 years और more of age, मतलब कि लिटरेसी रेट कितने लोग एजुकेट हैं, है ना, कितने लोग उनको नॉर्मल बेसिक आता भी है कि नहीं, ठीक, को लिख पाते हैं, कोई पढ़ पाते हैं, तो उतना नॉर्मल चीज वो कर पा रहे हैं कि नहीं, वो आता है लिटरेसी रेट में। नंबर ऑफ चिल्ड्रन गोइंग टू स्कूल, और कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। गवर्नमेंट क्या करती है, स्कूल्स वगैरह ओपन करती है और क्या प्रोवाइड करती है वहाँ पे, मिड डे मील, है ना, क्यों, ताकि बच्चे वहाँ जाएं और पढ़े, जो गरीब बच्चे हैं उनको काम ना करना पड़े, वो फ्रीली 14 ईयर के एज तक का अपना स्टडी कंप्लीट करें, ताकि उनको इतना सब आए कि वो नाम लिख लें, पढ़ लें, ठीक है, उनको थोड़ा नॉलेज हो। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13। देखो, वाई द वॉर दैट broke out in 1914 called the first world war। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्यों बोला गया, आप लोग समझो क्यों बोला गया। क्या यहाँ पे कोई दो कंट्री लड़ रही थी, नहीं, पूरी कंट्री मिक्स हो गई थी, है ना, दो टीम बन गया था कंट्रीज का और फिर लड़ाइयाँ हो रही थी। और क्या एक ही बेस पे लड़ रहे थे क्या, कि सिर्फ मिलिट्री के बेस पे, नहीं, सारे तरफ जो वाटर वे है वहाँ लड़ाई हो रही है, एयर से अलग लड़ाई हो रहा है, ठीक है, लैंड में अलग लड़ाई हो रहा है, तो पूरे चीज इंक्लूड हो गए, कितने सारे लोग का नुकसान हो रहा है ना, पैसा लग रहा है, लोग मारे जा रहे हैं, ठीक, खाने के लिए जो उनका प्रॉपर एग्रीकल्चर सिस्टम है वो नहीं चल रहा है ना, वो बंद हो जा रहा है, सारा कुछ इसमें इंक्लूड हो गया था, इसलिए इसको क्यों बोला गया वर्ल्ड वॉर, है ना। देखो यहाँ वही पॉइंट सब में लिखा है, देखो यहाँ लिखा है कि इसमें लैंड में फाइट हो रहा है, एयर में हो रहा है, वाटर में हो रहा है ना, देखो लिखा हुआ है। अब देखो क्या है, दो टीम में डिवाइड हो गई थी, देखो जर्मनी, टर्की और ऑस्ट्रेलिया, ये एक टीम में हो गई थी, और दूसरे साइड क्या था, इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया एंड इटली, राइट, ये दोनों टीम वाइज डिवाइड हो गए थे। अब देखो, दिस वॉर द रिसोर्सेज ऑफ वार्निंग नेशन, देखो रिसोर्सेज भी यहाँ पे क्या हो रहे थे, यूज हो रहे थे ना, पूरे खत्म होते जा रहे थे धीरे धीरे। दिस वॉर रिजल्टेड द ह्यूज डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ प्रॉपर्टी, देखो प्रॉपर्टी खत्म हो रही थी, लोगों के प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉयज हो रहे थे, ठीक है, लोगों की जिंदगियां खत्म हो रही थी, लोग मारे जा रहे थे, ठीक। इस पॉइंट से वही लिखा है, टेक्नोलॉजी वगैरह का यूज किया गया, वेपन्स बनाए गए, पॉल्यूट हुआ। जब वॉर हो रहा है तो क्या होगा, लोग एक दूसरे पे बम गिरा रहे हैं, मार रहे हैं, जो भी कितना सब पॉल्यूट हो रहा है ना, गन्स वगैरह यूज कर रहे हैं, तो क्या सारे जो नॉर्मल सिविलियंस पीपल है उनको भी सरवाइव करना पड़ रहा है इसी चीज से, सारे लोग इसी चीज से सफर कर रहे हैं, कई घरों के लोग के जो फैमिली मेंबर्स हैं वो मारे गए, कितना सब कुछ हुआ, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। कब हुआ था, 1914 से लेके 1918 तक, है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 का और है ये आपका शॉर्ट आंसर टाइप 2 चल रहा है ना। चलो क्या पूछा है, व्हाट चेंज टू प्लेस इन इन्फ्लेशन, प्राइस राइसेस, इन्फ्लेशन मतलब होता है प्राइस राइसेस, मतलब प्राइस हाई हो जाना ड्यू टू बजट। अच्छा मेरे को बताओ प्राइस बढ़ेगा कब, क्यों बढ़ेगा प्राइस, क्योंकि लोगों के पास मतलब पैसा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो वो ज़्यादा डिमांड करने लगेंगे। अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है तो आप उस चीज़ की डिमांड ज़्यादा करोगे, अब डिमांड ज़्यादा है तो ज़रूरी थोड़ी है कि वो सामान भी उतना ही बढ़ जाए, नहीं, सामान कम हो जाता है, ठीक, प्रोडक्शन जितना है उतना ही तो अवेलेबल रहेगा ना, तो क्या होगा,
इसलिए देखो अब यहाँ पे बताते जाती हूँ एक एक पॉइंट्स में, ठीक है। अगर आपका इन्फ्लेशन है तो लोगों के पास पैसा बहुत ज़्यादा हो गया है, मतलब ये चीज़ सुने हो कि वर्ल्ड वॉर के टाइम पे क्या हो गया था, लोग एकदम अगर कि कोई कंट्री करेंसी बहुत सारी ला देती है अपने कंट्री में, ठीक है, तो क्या होगा, लोग एक एक बैग भर के पैसा लेके जाएंगे क्या, ब्रेड या जो भी चिप्स कुरकुरे लेने के लिए, क्योंकि उनकी प्राइस इतनी हाई हो जाएगी, सबके पास ज़्यादा पैसा है ना, तो वैल्यू भी तो बढ़ेगी। और प्राइस मेंटेन करने के लिए क्या रखना पड़ता है, लोगों के पास पैसा भी कम रहे ताकि डिमांड उनकी कम हो और महंगाई कंट्रोल में रहे। ठीक, ये कॉन्सेप्ट समझ आया इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का। देखो रीड भी करते हैं, रिडक्शन इन टैक्स, टैक्स कम करेंगे तो क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। कैसे, व्हेन टैक्स आर लोवर्ड पीपल कीप मोर मनी। देखो अगर टैक्स कम रहेगा, लोग अर्न कर रहे हैं सपोज 1 लाख, ठीक है, टैक्स है एकदम कम, 1,000 का टैक्स रख दो, चलो तो कितना 99,000 है उनके पास पूरा, तो पैसा ज़्यादा है, एक नॉर्मल अमाउंट में आप कैलकुलेट करो, पैसा उनके पास ज़्यादा है। अगर गवर्नमेंट इसमें टैक्स रेट ज़्यादा रख रही है, सपोज 30,000 उनका टैक्स में चला जा रहा है, अब कितना है उनके पास 70,000 है, देखो वही बोल रहा है, ठीक। तो क्या होगा, उनका डिमांड राइज होगा, उनको सर्विसेज ज़्यादा चाहिए रही होंगी, ठीक। तो ये सब क्या है, इन्फ्लेशन का कॉसेस है। अब देखो इंक्रीज इन टैक्स, जब टैक्स इंक्रीज हो जाएगा तब क्या होगा, तब क्या आएगा, नॉर्मल कंट्रोल में। व्हेन टैक्स आर राइज पीपल हैव लेस मनी टू स्पेंड, डिमांड इन द इकोनॉमी डिक्रीजेज which help control to reduce the rise in price leading the where in inflation, ठीक है। देखो जब अगर इसको कंट्रोल करना है तो क्या करना पड़ेगा, उनको टैक्स बढ़ाना पड़ेगा। इधर क्या लिखा है, इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, अगर गवर्नमेंट, इफ द गवर्नमेंट स्पेंड मोर ऑन एजुकेशन हेल्थ डिफेंस मोर मनी एंटर्स इन द इकोनॉमी, दिस बूस्ट डिमांड एंड वेरियस गुड्स एंड सर्विस। देखो अगर गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करेगी, राइट, तो भी मार्केट में बहुत सारा आ जाएगा पैसा, तभी भी क्या होगा, लोगों का डिमांड और उनको सर्विस ज़्यादा चाहिए रहेंगी। अब क्या है, टैक्स ऑन स्पेसिफिक आइटम लाइक पेट्रोल और डीजल, हायर टैक्स ऑन फ्यूल मेक पेट्रोल एंड डीजल कॉस्टलियर, द राइसेस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट विच इंक्रीज द प्राइस ऑफ ऑलमोस्ट एवरीथिंग। देखो गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है, पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों बढ़ा देती हैं, ताकि इधर के सारी चीज़ें कंट्रोल में रहें। अगर इसमें का पैसा ज़्यादा लग रहा है तो डिमांड लोगों का कम रहेगा, ठीक है, वो कम खर्च करेंगे, ठीक, सोचेंगे कि कितना हम कम यूज़ करें, ठीक है। तो देखो इन शॉर्ट द बजट कंट्रोल इन्फ्लेशन बाय एडजस्टिंग हाउ मच मनी पीपल एंड द इकोनॉमी हैव टू स्पेंड। इनडायरेक्टली बजट क्या कंट्रोल करता है, इन्फ्लेशन कंट्रोल करता है, कितना लोगों पे इन्वेस्ट करना है और कितना पैसा खर्च करना है, ठीक। आई होप आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे और आपका रिवीजन भी हो रहा होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 14, हु अपॉइंट्स प्राइम मिनिस्टर, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के क्या क्या फंक्शंस होते हैं और प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है, ठीक है। प्रेसिडेंट का रोल रहता है इसमें, और लोगों का इलेक्शन के थ्रू भी होता है ना, और प्रेसिडेंट भी सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर क्या क्या करते हैं, ऑब्वियसली बजट में उनका रहता है, मिनिस्टर्स वो भी अपॉइंट करते हैं, मिनिस्टर्स को वर्क देते हैं, उनका काम देखते हैं, टाइमली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब कौन संभालता है, प्राइम मिनिस्टर, ठीक। देखो क्या है इसमें पॉइंट्स, वही सारे लिखे हुए हैं, ठीक है, पॉलिसीज वगैरह डिसाइड करते हैं, ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर कॉन्ट्रैक्ट फैक्टर पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव, वहाँ के भी मेंबर होते हैं, वो भी संभालते हैं। ही प्रिसाइड्स ओवर द कैबिनेट मीटिंग, जो कैबिनेट मीटिंग है वो भी किसको हैंडल करना रहता है, पीएम को, ठीक है, और डिफरेंट मिनिस्टर्स के थ्रू। ही कोऑर्डिनेट्स द वर्क ऑफ द डिफरेंट मिनिस्टर्स एंड स्मूथनेस ऑफ फिक्ट्रीसियस इफ एनी, ठीक है, काम संभालते हैं स्मूथली, वो रन करते हैं, सबको डिवाइड भी करते हैं, ठीक। प्राइम मिनिस्टर इज ऑल्सो द चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन, और प्राइम मिनिस्टर किसके चेयरमैन होते हैं, प्लानिंग कमीशन के, ठीक है, वो प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन होते हैं, उनको वो भी देखना होता है। ही ऑल्सो अपॉइंट द न्यू मिनिस्टर, वो न्यू मिनिस्टर्स को अपॉइंट भी कर सकते हैं, ठीक। अब देखो यही सारे लिखा हुआ है, और क्या, इट ओनली द एडवाइस दैट द प्रेसिडेंट समन्स प्रोग्रेस टू लुक आफ्टर द प्रॉब्लम ऑफ द पार्टी बिकॉज ही इज द लीडर ऑफ मेजोरिटी। देखो वो मेजोरिटी में आए रहते हैं तभी तो पीएम बने हैं ना, तो उनको ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे लिखा हुआ है, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, पार्टी, ये सारा कुछ हैंडल किसको करना रहता है, पीएम को, ठीक। और आफ्टर ऑल स्ट्रेंथ ऑफ द पार्टी, ठीक है, उनसे भी चलती है, ठीक। अगर जो लीडर ही अच्छे से नहीं रहेगा तो क्या पार्टी रन कर पाएगा, नहीं,
ठीक, ही प्लेस अ वाइटल रोल ऑन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ एनुअल बजट। एनुअल बजट प्रेजेंट करने के लिए भी उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। ठीक है, तो देखो आप लोग अगर क्वेश्चन आया तो ऐसे सब पॉइंट्स लिख के आना। क्वेश्चन नंबर 14 का और अब देखो इसमें क्या पूछा है, व्हाट आर द वर्क ऑफ गवर्नमेंट विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू रिड्यूस पॉवर्टी। पॉवर्टी कम करने की, गरीबी कम करने की क्या क्या चीजें हम लोग कर सकते हैं जिससे गरीबी कम हो। हम पूरी तरीके से गरीबी को खत्म नहीं कर सकते। ठीक, आप ऐसा नहीं कर सकते कि सारे पीपल्स रिच रहे, लेकिन आप क्या कर सकते हो, गरीबी को कम कर सकते हो। एटलीस्ट वो लोग थोड़े अच्छे लेवल, अच्छा लाइफ स्पेंड करें। देखो क्या क्या है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ये हम लोग पढ़े थे। क्या गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड करती है, मंथली लोगों को राशन, है ना, जिससे उनके घर पे राशन का तो प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम तो खत्म हो। ठीक है, देखो इसमें लिखा होगा चीपर रेट, बहुत कम पैसे में, है ना, जहाँ मार्केट में जो हाई प्राइस में मिल रहा है उसको गवर्नमेंट एकदम ज़्यादा कम पैसे पे प्रोवाइड करती है। जो 30 to 40 रुपीज़ में मिल रहा है पर केजी, गवर्नमेंट उसको 9 to 10 रुपीज़ केजी में प्रोवाइड करती है। ठीक, देखो और क्या है, राइस, व्हीट ऑयल, केरोसिन ऑयल, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है। और क्या, रोजगार गारंटी। रोजगार गारंटी में क्या होता है कि लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं होता, ये एक स्कीम है गवर्नमेंट की। तो उसमें क्या करती है गवर्नमेंट, लोगों को 100 डेज के लिए वर्क देती है और पैसा देती है, उसका वेजेस पे करती है ना। अब क्या काम देगी गवर्नमेंट 100 डेज के लिए, वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है। कहीं कुछ खुदाई करवाना रहता है, ठीक है, और कहीं कुछ काम करवाना रहता है, कंस्ट्रक्शन का काम रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट 100 डेज का काम देती है और वेजेस देती है। इससे लोगों में काम मिला, उनको 100 डेज की सैलरी तो मिल रही है ना, 365 डेज होता है ओवरऑल ईयर में, तो उनको 100 डेज काम मिल गया। चलो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, और क्या, गवर्नमेंट लोन वगैरह प्रोवाइड करती है कि लोगों को अगर खुद का बिजनेस वगैरह स्टार्ट करना है, स्मॉल स्टार्टअप स्टार्ट करना है, तो गवर्नमेंट उसको क्या कर रही है, फंडिंग प्रोवाइड कर रही है। राइट, अब देखो इधर क्या है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, ये हमने पढ़ा ही है। ठीक, गवर्नमेंट स्कूल्स में क्या रहता है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है ना, उससे कुछ चार्ज नहीं रहता। मिड डे मील भी प्रोवाइड करती हैं, और क्या करती हैं, कितने चिल्ड्रंस को प्रोवाइड करती है 14 ईयर्स एज तक का, स्कॉलरशिप, बुक्स, ईटीसी। अब देखो गवर्नमेंट के थ्रू ही स्कॉलरशिप आता है, जितने भी गरीब बच्चे हैं या जो आगे पढ़ना चाहते हैं। ठीक, ये मिडिल क्लास फैमिली है, गरीबी क्यों, मिडिल क्लास फैमिली को भी स्कॉलरशिप चाहिए रहता है, वो भी फॉर्म्स वगैरह भरते हैं, तो स्कॉलरशिप मिलता है, उनके आधे पैसे रिटर्न आते हैं या उनको कुछ सपोर्ट मिलता है कि हाँ वो स्कॉलरशिप के पैसे से और इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने बुक्स वगैरह में। और हाँ, गवर्नमेंट बुक्स भी प्रोवाइड करती है वो स्कूल में, है ना, गवर्नमेंट की बुक आती है, उससे भी प्रोवाइड करती है कि बुक ना लेना पड़े बच्चों को, और वो एटलीस्ट इस बुक से पढ़ पाए। ठीक, तो देखो ये आप लिख सकते हो। अब क्या है, ओके, तो यहाँ यहीं तक का था हमारा, शॉर्ट आंसर कंप्लीट होता है। अब बस लॉन्ग आंसर बचे हैं आपके, आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिए। आफ्टर ऑल आपका 10th है, और 10th का रिजल्ट तो सारे लोग पूछते हैं, आपको पता ही होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।